नमस्कार। आज हम कंप्यूटर इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी पर बात करेंगे। ये दौर था करीब 1955 से 1965 का। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो दशक था जब कंप्यूटर असल में बदलने शुरू हुए। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी छलांग लगाई इस दौरान। सही कहा। और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई कैसे वो एक छोटा सा पुर्जा, ट्रांजिस्टर, उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, मतलब सोचिए कहाँ वो बड़े बड़े गरम वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर, जो भरोसेमंद भी नहीं थे ज्यादा। हाँ, और कहाँ फिर छोटे तेज ज्यादा भरोसेमंद मशीनें। हाँ, कमाल का सफर रहा होगा ये तो। यकीनन। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान से, ट्रांजिस्टर। इसने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। बिल्कुल, ट्रांजिस्टर जिसका आविष्कार तो खैर 1947 में ही हो गया था, बेल लैब्स में। अच्छा। हाँ, और 1956 में इसी के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। तो जब ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगे, क्रांति आ गई। क्रांति मतलब? साइज में। हाँ, सबसे पहले तो साइज। कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए। मतलब पहले जहां पूरा कमरा चाहिए होता था, वहीं अब जैसे IBM 1401 मशीन थी, वो लगभग 400 वर्ग फुट, यानी एक ठीक ठाक बड़े कमरे या कह लें एक छोटी अलमारी जितनी जगह में आ जाती थी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना? और सिर्फ साइज ही नहीं, स्पीड, रफ्तार बहुत बढ़ गई। पहले हिसाब किताब मिली सेकेंड में होता था, अब माइक्रो सेकेंड में होने लगा। माइक्रो सेकेंड? हाँ, मतलब 1000 गुना तेज। हाँ, करीब करीब। और इसके अलावा ये बिजली कम खाते थे, गर्मी कम पैदा करते थे। ये भी बड़ी बात है। और सबसे अहम, ये पहली पीढ़ी के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद थे, रिलायबल। अच्छा। और शायद इसी भरोसे की वजह से पहली बार कंपनियों ने अपने जरूरी काम जैसे पेरोल वगैरह कंप्यूटर पर करने का सोचा। हाँ, ये समझ आता है। भरोसा नहीं होगा तो कौन अपने पैसे का हिसाब उस पर छोड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई प्रोसेसर की बात। मेमोरी का क्या? उसमें भी कुछ बदलाव आया था? हाँ बिल्कुल, मेमोरी में भी बड़ा बदलाव आया। मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई। इसने पुरानी वो जो ड्रम मेमोरी होती थी उसकी जगह ले ली। अच्छा, मैग्नेटिक कोर, इसका क्या फायदा था? इसका सबसे बड़ा फायदा था रैंडम एक्सेस। मतलब आप मेमोरी में कहीं से भी डेटा सीधे उठा सकते थे। ड्रम में क्या था कि आपको क्रम से जाना पड़ता था। ओके। तो इससे डेटा तक पहुंचना, मतलब एक्सेस करना, काफी तेज हो गया। और स्टोरेज, डेटा रखते कहाँ थे? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल बढ़ गया। लेकिन हाँ, इनपुट के लिए पंच कार्ड अब भी चल रहे थे। ओ, पंच कार्ड, वो तो चलते रहे काफी टाइम तक। जी हाँ, और आउटपुट के लिए लाइन प्रिंटर आ गए थे। ठीक है, तो हार्डवेयर तो काफी सुधार गया। सॉफ्टवेयर साइड पे क्या हुआ? प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हुआ? कुछ हद तक हाँ। पूरी तरह आसान तो नहीं हुआ, लेकिन बेहतर जरूर हुआ। एक तो मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली भाषा ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। और सबसे बड़ी बात, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं आई, जैसे फॉर्ट्रन, मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये वैज्ञानिक कामों के लिए थी। अच्छा, साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, और दूसरी थी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बिजनेस के कामों के लिए थी। हिसाब किताब, स्टॉक मैनेजमेंट, इस सब के लिए। फॉर्ट्रैन और कोबोल, इनके नाम तो सुने हैं, तो इनसे प्रोग्रामिंग थोड़ी आसान हुई होगी? हाँ, थोड़ी सरल हुई। मशीन कोड या असेंबली से तो काफी आसान थी, पर फिर भी ये एक खास स्किल वाला काम था। मतलब आम आदमी के बस का नहीं था तब भी। समझ गए। तो इस जमाने की मशहूर मशीनें कौन सी थीं? कौन सी कंपनियां आगे थीं? तो देखिए, इस दौर में ना IBM का दबदबा बन गया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, खासकर बिजनेस कंप्यूटिंग में। IBM? हाँ, उनकी IBM 1401 और 709 7094 सीरीज बहुत ज्यादा कामयाब रही। ओके। दूसरी तरफ एक और कंपनी थी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, CDC। वहां एक बहुत ही काबिल इंजीनियर थे, सेमूर क्रे। सिमूर क्रे। हाँ, सुपर कंप्यूटर वाले। बिल्कुल। उन्होंने उस जमाने के सबसे तेज साइंटिफिक कंप्यूटर बनाए, जैसे CDC 1604 और बाद में CDC 6600, जो उस वक्त दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता था। अच्छा, तो अमेरिका इसमें काफी आगे था। हाँ, अमेरिका तो लीड कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि और कहीं काम नहीं हो रहा था। ब्रिटेन में फेरांटी और ICT जैसी कंपनियां थीं। जापान में NEC और फुजित्सु भी अच्छा काम कर रही थीं। तो मतलब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कंप्यूटर अब सिर्फ रिसर्च लैब की चीज नहीं रह गए थे। हाँ, वो प्रैक्टिकल कामों में आने लगे थे। बिल्कुल, बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे थे। पेरोल, बिलिंग, इन्वेंट्री। साइंस में जैसे परमाणु रिसर्च, मौसम का अनुमान लगाना। इंजीनियरिंग में, सरकारी दफ्तरों में, डिफेंस में, यूनिवर्सिटीज में। मतलब इनका इस्तेमाल काफी फैल गया था। तो कुल मिलाकर ये दूसरी पीढ़ी एक बहुत बड़ा कदम थी आगे की तरफ। लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया ही था,
या कुछ कमियां अब भी थीं? हाँ, कमियां तो थी। देखिए, ये पहले से बेहतर जरूर थे, लेकिन अब भी ये कंप्यूटर काफी बड़े थे, बहुत महंगे थे, अच्छा। और इनको ठंडा रखने के लिए बकायदा एयर कंडीशनिंग चाहिए होती थी, अच्छी खासी। तो आम आदमी या छोटे बिजनेस के लिए तो ये अब भी पहुंच से बहुत दूर थे। और चलाने के लिए भी खास लोग चाहिए होते होंगे। बिल्कुल, इनको चलाने के लिए ट्रेन्ड प्रोग्रामर और ऑपरेटर लगते थे, पूरी टीम होती थी, और ज्यादातर काम बैच प्रोसेसिंग में होता था। मतलब आप अपना काम जमा करा दो, फिर कुछ घंटे या अगले दिन आपको नतीजा मिलेगा, तुरंत कुछ नहीं। अच्छा, तो इंटरैक्टिव नहीं थे ज्यादा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम समेटें, दूसरी पीढ़ी मतलब ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, साइज छोटा, स्पीड ज्यादा और फोर्ट्रान, कोबोल जैसी भाषाएं। बिल्कुल सही कहा, यही इसकी मुख्य पहचान है। 1955 से 1965 का ये दशक कंप्यूटर को लैब से निकालकर असल दुनिया के कामों में लाया। और इसने न सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री को शक्ल दी, बल्कि इसने ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग जैसी चीजों की नींव भी रखी। और इसी नींव पर फिर आगे चलकर तीसरी पीढ़ी आई। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस पीढ़ी ने आने वाले कल के लिए रास्ता तैयार किया। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है, जरा सोचिए, अगर ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार न हुआ होता, या मान लीजिए इसमें कुछ दशक की देर हो जाती, तो आज हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा समाज कैसा होता? शायद हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन ना होते, है ना, इंटरनेट इतना तेज ना होता। ये दूसरी पीढ़ी, वो जो डिजिटल क्रांति हम आज देखते हैं, उसकी एक बहुत जरूरी, एक अनिवार्य सीढ़ी थी। इसके बिना आज की दुनिया शायद बिल्कुल अलग होती।